Hello students, welcome back to chapter 3 Reproduction in Human Beings part 2. Today we will see gametogenesis and cyclical changes in human female body for ovulation and receiving of spermatozoa etc. So let us start with our part 2 and we'll start with gametogenesis. So what is gametogenesis? Formation of the gametes, it is called as gametogenesis. So as you know the primary sex organs, what are the primary sex organs? Primary sex organs जो होते हैं मेल्स में, the primary sex organs they are the testes and in the females the primary sex organs they are the ovaries. So जो ये primary sex organs होते हैं testes और ovaries, ये जब sperms और ovum का formation करते हैं and the process it is called as gametogenesis. ठीक है. So the formation of the sperms from the testes and the formation of the ovum from the ovary, it is called as gametogenesis. The process it is called as gametogenesis. So in testes the immature male germ cells, हमने देखा था testes में we had seen that inside the testes there were the male germ cells which जिसको कि हमने spermatogonia कहा था, और दूसरी cells जो थी they were the Sertoli cells which were giving the nourishment to the developing sperms. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया या जो मेल जर्म सेल्स थी इनको हम सिंगुलर में वी विल कॉल देम एज द स्पर्मेटोगोनियम विच वर प्रेजेंट इन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. दे मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड दे इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थी ये कैसी हैं? ये डिप्लॉयड हैं. ये पहले क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीज़न करके अपने ही जैसे ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन करेंगी. कैसे करेंगी? बाय द माइटोटिक डिवीज़न. और क्या करेंगी? ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगी. तो पहली प्रोसेस आपकी क्या हो गई? ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं ये क्या करेंगी? दे विल इंक्रीज इन नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इन माइटोटिक डिवीज़न. फिर उसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है विच वेर ऑल कंटेनिंग द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें जो कुछ हैं ये पूरी की पूरी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो हैं ये सारी की सारी जो हैं ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगी. इसमें से जो कुछ है, जैसे हमने वहाँ पर कहा था कि न्यूसेलस के कुछ सेल्स या जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के कुछ टिश्यूज़ जो हैं वो मेल पोलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया की जो कुछ सेल्स हैं, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जिसमें कि पीरियोडिकली मियोसिस होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा, ऐसी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक, ये इतनी प्रोसेस आई आपको समझ में. यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो टेस्टिस के अंदर जो मेल जर्म सेल्स या जिसको कि हमने स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहा था या जिसको कि हमने स्पर्मेटोगोनियम कहा था, ठीक है, ये क्या करती हैं? ये पहले याद रखिए, दे आर 2n इन नंबर्स, दैट इज़ दे आर डिप्लॉयड. ये इसी तरीके से माइटोटिक डिवीज़न करके अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगी. दैट मीन्स डिप्लॉयड का ही ये फॉर्मेशन करती जाएंगी. ओके. फिर इसमें क्या होगा कि कुछ सेल्स जो हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसेल्स बन जाएंगी. ठीक है, व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. समझिए कि इसमें जो कुछ सेल्स हैं अब ये इस तरीके से डिवाइड होकर ये अपना नंबर बढ़ा रही हैं. फिर जो है कुछ दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. जिसमें भी क्या होगा? जिसमें मियोटिक डिवीज़न होगा. ठीक है, आगे ये चीज़ समझ में. तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बन गए और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में जो कुछ सेल्स हैं उसमें क्या करेंगी? उनमें मियोटिक डिवीज़न होगा. और तो जिन स्पर्मेटोगोनिया में मियोटिक डिवीज़न होगा उनको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. तो ये याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसका प्लॉइडी क्या है? इट इज़ ऑल्सो डिप्लॉयड. इसके बाद जब इसमें मियोसिस होगा तब जाके ये हैप्लॉइड बनेंगे. देख सकते हैं आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का. थोड़ा और क्लियर स्ट्रक्चर है, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है.
या हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरे इंटरस्टिशियल स्पेसेस वाला एरिया है जहाँ पर कि लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, जो क्या सिक्रेट कर रही थी, मेल सेक्स हार्मोन्स या जिसको कि हम एंड्रोजन्स कह रहे थे वो सिक्रेट कर रही थी। या हम ये वाला जो है अंदर का पूरा पार्ट जो है ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ने क्या किया, इन्होंने अपने नंबर को इंक्रीज़ करा। ठीक है, दे इंक्रीज देयर नंबर। उसके बाद कुछ जो हैं उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह काम करने लगेंगी। ठीक है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह कौन काम करने लगेंगी, देखिए यहाँ तक तो है माइटोसिस हो रहा है, यानी ये अपने नंबर को बढ़ा रही हैं। उसके बाद उसमें से कुछ जो है वो ऐसा बहुत सारा हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें से कुछ जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह वर्क करेंगी। कौन करेंगी, जिसमें कि मियोटिक डिवीज़न होगा। आगे जाके इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीज़न होगा और सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर से आपको आई थिंक सो दिस things are clear to you. So here you see the spermatogonium, they are undergoing mitosis, and some of the spermatogonium cells, they undergo meiotic division, which are called as the primary spermatocyte, right? यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस तरीके का डायग्राम आपको आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाई देगा कि प्यूबर्टी के समय जो है ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो हैं ये अपने नंबर को बढ़ा रही हैं माइटोटिकली। फिर उसके बाद इसमें से एक जो है, हम एक की बात करें, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो क्या करेंगे, उसमें से कुछ जो हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दे विल अंडरगो मियोटिक डिवीज़न। तो जो मियोटिक डिवीज़न में जा रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल है। फिर अब यहाँ पर पहला मियोटिक डिवीज़न हो रहा है। देखिए पहले मियोटिक डिवीज़न से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 23। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। देखिए अब हर एक का हो रहा है। ओके, तो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न से क्या हो गया, फिर से यहाँ पर ये दो दो में डिवाइड हो गए, इस तरीके से 4। यहाँ पर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, ये भी कैसे हैं, दे आर ऑल्सो हैप्लॉइड। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में आपका क्या बन गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। और उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में क्या हो गया, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। ओके, now you see a primary spermatocyte, it completes the first meiotic division, that is the reductional division, leading to the formation of the 2 equal haploid secondary spermatocyte यहाँ पर। ओके, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जब कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न किस में हो रहा है, इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कंप्लीट होता है, इट विल फॉर्म 2 हैप्लॉइड। देखिए ये चीज़ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट मियोटिक के बाद 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, ओनली 23। ठीक है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बन गए। फिर उसके बाद उसमें क्या होगा कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा। ठीक, राइट, यहाँ पर देखिए सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा, उससे 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। सो द सेकेंडरी, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन, यहाँ पर फिर ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया है। बाय दिस स्पर्मेटिड्स ये डिफ्रेंशिएट होकर ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ना अब यहाँ पर जो है हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है, कि कौन से हार्मोन्स इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। तो इफ़ यू रिमेंबर कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्लास 11th में आपने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में। ये जो हाइपोथैलेमस था ये क्या कर रहा था, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर रहा है, ये सिक्रेट करता है। ठीक है, इट सिक्रेट्स द हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कि हम GnRH कहते हैं। ठीक है,
इसको आप क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर मैं वापस आपको इसको रिकैप दे रही हूँ। जितने भी हार्मोन्स अगर बॉडी में कहीं पर भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले मैसेज जो है हाइपोथैलेमस के पास आता है, और हाइपोथैलेमस ही जो है ये रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि कमांड देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आगे दूसरे ग्लैंड्स को ये वर्क करने का बोलता है। सो द इंक्रीज लेवल ऑफ द GnRH और द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का जो लेवल्स है वो हाई होता है, ये एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पे, ठीक है। दे एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रीट करने के लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो कौन से 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे, द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से, ठीक है। तो दीज 2 हार्मोन्स दे आर द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द FSH और द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये चीज़ अगेन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें जो हार्मोनल कंट्रोल है तो ये याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस में किसका लेवल बढ़ता है, GnRH और द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का। फिर ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का जैसे ही लेवल बढ़ता है दे एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, और ये GnRH स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किसको सिक्रीट करने के लिए, 2 गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। कौन से हैं ये, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको कि हम LH कहते हैं एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि FSH कहलाता है, ओके। LH जो होता है इट एक्ट्स, देखिए L से L आप याद रखेंगे, LH जो है दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट थे, दे वर प्रेजेंट ऑन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स जो थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर पार्ट में टेस्टिस के अंदर, ये लेडिक सेल्स या इसको कि हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, विच वर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। उनकी लेडिक सेल्स पे कौन वर्क करता है, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स का क्या काम था, इफ़ यू रिमेंबर आई सेड कि इट सिक्रीट्स द हार्मोन एंड्रोजन, ठीक है। तो LH ने क्या किया, लेडिक सेल को पुश किया कि आप यानी कि उसको स्टिमुलेट कर दिया फॉर द सिंथेसिस, यानी कि वो एंड्रोजन्स को बनाएगा और एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा। अब जब एंड्रोजन बन गए लेडिक सेल्स में, वो क्या करेंगे, एंड्रोजन इन टर्न दे विल स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यानी कि जो प्रोसेस है स्पर्म्स के फॉर्मेशन का, उसको करना आप स्टार्ट कर देना है, यानी कि उसको स्टिमुलेट करने का जो काम है वो कौन करता है, एंड्रोजन। गॉट इट। तो अगेन see it was here from the hypothalamic hormone GnRH was secreted. GnRH जो था it stimulated the anterior pituitary in turn secreted 2 hormones, luteinizing hormone and the follicle stimulating hormone. लेडी का जो luteinizing hormone है it acts on the Leydig cells, in turn Leydig cells they start synthesis of the secretion of the androgens, and androgens in turn stimulates the process of spermatogenesis. This was the hormonal control. Okay, देख सकते हैं यहाँ पर आप इस तरीके से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड द ऑर्गन्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर हाइपोथैलेमस हार्मोन से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इट इज़ एक्टिंग ऑन द लेडिक सेल्स, एंड लेडिक सेल्स जो हैं ये टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो हैं और साथ में FSH, ठीक है। एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरॉन और FSH मिलकर दे ऑल्सो एक्टिवेट द सर्टोली सेल्स, एंड टेस्टोस्टेरॉन क्या कर रहा था, इट स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब क्योंकि क्या है कि यहाँ पर सर्टोली सेल्स को भी एक्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की जब प्रोसेस होगी
तो जो स्पर्म्स डेवलप होंगे तो उनको नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो वो नरिशमेंट उनको कौन देगा? द नरिशमेंट इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सर्टोली सेल्स, द नरिशमेंट इट विल बी प्रोवाइडेड। सो गॉट इट। इस तरीके से क्या हुआ कि FSH ने सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट किया और टेस्टोस्टेरोन ने स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। तो इससे क्या हुआ कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलना भी स्टार्ट हो गया, राइट। फिर जैसे ही अगर स्पर्म्स का फॉर्मेशन का काम कंप्लीट हो जाता है तो एक और हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एज द इनहिबिन हार्मोन। ये इनहिबिन हार्मोन जो है वो इनहिबिट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ GnRH एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन को ये स्टॉप कर देता है। ओके, दिस वाज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सी FSH जो है मैंने अभी आपको बताया, इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म्स के फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ, देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। हेड का पार्ट है, हियर हेड पार्ट, देन द मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज़ द टेल। ओके, एंड द फुल बॉडी ऑफ द स्पर्म इट इज़ कवर्ड, या उसके पूरे ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एनवेलप होता है। स्पर्म हेड जो है इट इज़ कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड न्यूक्लियस। देखिए ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार न्यूक्लियस को यहाँ पर लेबल करने को आ जाता है, बच्चे नहीं एकदम से याद कर पाते व्हाट इज़ द न्यूक्लियस। तो जो आपको पर्पल कलर का पार्ट जो दिखाई दे रहा है इट इज़ द न्यूक्लियस, जो कि इलोंगेटेड पार्ट है, उसके हेड वाले रीजन में प्रेजेंट ये होता है। एंड विच इज़ कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज द एक्रोसोम, जो कि स्पर्म को ओवम में एंट्री के लिए हेल्प करता है। एंड द मिडिल पीस जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एंड विच प्रोवाइड्स द एनर्जी। ठीक है, ये मूवमेंट स्पर्म्स को क्या करना पड़ता है, बहुत मूवमेंट करना पड़ता है। तो इसके स्पर्म की मोटेलिटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसके लिए क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक ह्यूमन मेल जो रहता है वो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो एक बार के कोइटस में रिलीज़ करता है। And for normal fertility, at least 60% of sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. तो 40% को vigorous motility का होना ज़रूरी है। 60% जो sperms हैं उनको normal shape and size का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस motility के लिए जो है इसमें numerous mitochondria they are present. राइट, यू कैन सी ओवर हियर, ये देखिए ये एक्रोसोम है, देन न्यूक्लियस ओवर हियर, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, देन द नेक रीजन, तो वो ऊपर वाला जितना पार्ट है इट वाज कॉल्ड एज द हेड रीजन। मिडिल पीस में क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ प्रेजेंट, राइट। एंड देन लास्ट वन इट इज़ द टेल रीजन। टेल इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म which is about 50 μm in length and exonym or an axial filament। इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट पूरे के पूरे इसके टेल के अंदर प्रेजेंट होता है। टेल इज़ अ वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म। इट हैज़ अगेन 2 parts, द मेन पीस एंड द एंड पीस। मेन पीस हैज़ अ कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा लेमा, एंड एंड पीस जो होता है इट इज़ विदाउट एनी साइटोप्लाज्मिक कवरिंग। It consists of only axial filaments or the exonym। ठीक है, तो this was the structure of your sperm। स्पर्म्स जो होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, स्पर्म्स जो होते हैं ये कहाँ पर जब बन जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये रिलीज हो जाते हैं, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो सिक्रीशन ऑफ द एपिडिडाइमिस एंड द वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट जो हैं दे आर असेंशियल
फॉर द मैचुरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। तो जितनी भी एसेसरी डक्ट्स हैं और जितना भी सिक्रीशन है, जो एसेसरी ग्लैंड्स थे, कौन कौन से ग्लैंड्स थे, सेमाइनल वेसिकल था और प्रोस्टेट ग्लैंड थे एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारे ही जो ग्लैंड्स हैं इनका सिक्रीशन और ये सारी जो डक्ट्स हैं दे ऑल आर नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म के साथ मिलकर इट इज़ कॉल्ड एज द सीमेन। ठीक है, तो सीमेन क्या है, seminal plasma along with the sperm, it is called as the semen. And the functions of the male sex accessory ducts and the glands, they are maintained by the testicular hormones which are also called as the androgens। उनको हम क्या कहते हैं, एंड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, now we will see, I think so you have understood this whole structure of the spermatogenesis and the structure of the sperm. Now let us start with oogenesis. The process of the formation of the mature female gamete, it is called as oogenesis, जो कि spermatogenesis से बिल्कुल ही different होती है। oogenesis जो होती है it is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells or oogonia are formed within each fetal ओवरी। मतलब कि जब वो फीमेल चाइल्ड ने बर्थ ही नहीं लिया है, उसके पहले ही जब वो मदर के वॉम में है तभी उसकी ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको कि हम oogonia कह रहे हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज़ मेल्स में नहीं थी, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि oogenesis जो है इट इज़ इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ओके, उस समय एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियो, फीमेल एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट हो रहा है उसकी मदर की बॉडी में, तभी क्या होता है, मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स, जिसको कि हम oogonia कह रहे थे, वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया थी, यहाँ पर oogonia, दे आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। हर फीटस की ओवरी में ये oogonia बन जाते हैं। उसके बाद बर्थ के बाद नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड इन द फीमेल्स बॉडी। These cells, they start the division and enter into the prophase 1 of the meiotic division। अब देखिए, ये जो oogonia था, oogonia में ही क्या होना है कि meiotic division होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही सेल्स जो हैं, ये जो oogonal सेल्स हैं, इसमें क्या होगा, दे विल स्टार्ट meiotic डिवीज़न। इसमें meiotic डिवीज़न के अंदर ये एंटर हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, प्रोफेज 1 मियोटिक डिवीज़न में आपको पता है मियोटिक 1 मियोटिक 2 ऐसे होता है, तो यहाँ पर प्रोफेज 1 की स्थिति में ये सिर्फ एंटर ही होती है एंड गेट्स टेम्पररीली अरेस्टेड एट दैट स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। टेम्पररीली अरेस्टेड का मतलब है इस समय अभी ये रेस्ट करेगी, अभी आगे कुछ भी नहीं होगा, तो प्राइमरी oocyte पे ये टेम्पररीली अरेस्ट हो जाती है, प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीज़न, and get temporarily arrested at this stage and this is called as the primary oocyte. Okay, each primary oocyte then gets surrounded by a layer of the granulosa cells and then it is called as the primary follicle। अभी हम देखेंगे जो ओवरी का स्ट्रक्चर है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, देखिए इस तरीके से, जैसे कि अगर ये प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर कुछ लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब एक oocyte जो है ये अंदर, ये प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के बाहर जब ये कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर से ये कवर हो जाता है प्राइमरी oocyte, तब एक फॉलिकल का फॉर्मेशन के रूप में आ जाता है एंड दिस स्टेज इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी फॉलिकल। ओके, अब क्या है कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी। देखिए, मिलियंस ऑफ oogonia दे वेर प्रेजेंट इन द फीटल ओवरी। फिर बर्थ जब उसका होता है, उससे प्यूबर्टी तक के समय पे बहुत सारे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये कि प्राइमरी फॉलिकल्स में वो प्राइमरी oocyte अंदर टेम्पररी स्टेज में वो अरेस्टेड है,
ठीक है। फिर उसके बाद बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होगा, बहुत सारे जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये डिजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही सिर्फ दे आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी में सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स दे आर लेफ्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, अब प्राइमरी फॉलिकल्स तक का आपको सारा का सारा पार्ट समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं अगेन। द प्राइमरी फॉलिकल्स नाउ अगेन दे गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ठीक है, अब वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो था जिसके बाहर ग्रैन्युलोसा की लेयर थी, इसके बाहर और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अंदर प्राइमरी oocyte आपका है, ठीक है। इसके बाहर जब एक बार ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनी तब हमने उसको प्राइमरी फॉलिकल्स कहा। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स के स्टेज में ही वो है और बहुत सारे डीजनरेट हो गए। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स के बाहर और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर बन जाती है, ठीक है। अब हम इसके अब एक न्यू थीका, इसको हम कहेंगे अ न्यू थीका इज फॉर्म्ड एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं दे सुन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अब टर्शियरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल्स अलग अलग आएंगे। इनका कैरेक्टराइजेशन होगा कि इसमें कुछ खासियत होगी तभी हम उसको टर्शियरी फॉलिकल कह रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, द टर्शियरी फॉलिकल्स इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड और इट चेंजेस इनटू द नेक्स्ट फॉलिकल। दैट नेक्स्ट फॉलिकल इट इज़ कॉल्ड एज द टर्शियरी फॉलिकल। इस फॉलिकल को हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी फॉलिकल कह रहे हैं। और ये टर्शियरी फॉलिकल की अलग ही पहचान है। ये किस तरीके से, इसके अंदर एक कैविटी दिखाई देती है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो दैट फ्लूइड फिल्ड कैविटी इट इज़ कॉल्ड एज द एंट्रम। रिमेंबर दिस, द फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ द टर्शियरी फॉलिकल। लेबलिंग के लिए आती है ये चीज़ें, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से इस डायग्राम को भी देखेंगे आप, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। So the secondary follicle it transforms into the tertiary follicle. This tertiary follicle की पहचान क्या है, इसमें एक fluid filled cavity जिसको कि हम एंट्रम कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। अब जो थीका की लेयर जो बाहर प्रेजेंट थी, ग्रैन्युलोसा की लेयर को हमने थीका की लेयर बाद में बोला था। सेकेंडरी फॉलिकल में अ न्यू थीका लेयर इज फॉर्म्ड। तो थीका लेयर जो है थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू द इनर थीका जिसको कि हम इंटरना कहेंगे, और एक आउटर थीका जिसको कि हम एक्सटर्ना कहेंगे। ठीक है, तो थीका की लेयर थोड़ी सी क्या होगी, अंदर के साइड फोल्डिंग टाइप का दिखाई देगा। तो जो है थीका की लेयर जो अंदर वाली है उसको हम कहेंगे इंटरना, और जो बाहर के साइड वाली है उसको हम कहेंगे एक्सटर्ना। ठीक है, नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इस स्टेज में क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल दैट एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte जो प्रेजेंट था फॉलिकल के अंदर, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर भी अभी भी क्या है, वो प्राइमरी oocyte ही है विद इन द टर्शियरी फॉलिकल। ये क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है। ठीक है, इट ग्रोज इन साइज। वहाँ पर क्या चल रहा था, प्रोफेज 1 यानी कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट चल रहा था, स्टार्ट ही है। अब यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल के समय इट विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ कंप्लीट करता है, तो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो टर्शियरी फॉलिकल में कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रो करता है साइज में प्राइमरी oocyte एंड इट कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एज इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसा है, यहाँ पर दो हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जैसा कि वहाँ पर दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर दो अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है। यहाँ पर जो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे दे आर इन द अनइक्वल साइज। तो इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। वहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स दो इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर दो जो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो होगा सेकेंडरी oocyte और एक कहलाएगा
टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जो है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जब कंप्लीट होगा तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। तो ये पोलर बॉडी कैसी है, छोटी सी है, और जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है वो कैसा है, वो लार्ज है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होने से यहाँ पर जो 2n वाली जो सेल्स थी, प्राइमरी oocyte कैसी थी, प्राइमरी oocyte आपकी डिप्लॉइड थी। कि प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न पूरी तरीके से कंप्लीट होता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल में इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। कैन सी ओवर हियर, ये एक ओवरी का सेक्शन है, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। देन उसके बाहर ये ग्रैन्युलोसा की लेयर आप देख सकते हैं, बाहर जो है ग्रैन्युलोसा की लेयर है। देन उसके बाद सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी, देन टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल में हम देखेंगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये एंट्रम जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी हम ग्राफियन फॉलिकल के बारे में भी आगे बताएंगे आपको कि दिस इज़ द मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफियन फॉलिकल। एंड जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ओवम जो है ये रिलीज होगा। लाइक दिस द ओवम इट इज़ रिलीज, यहाँ पर से ओवम रिलीज हो जाएगा। और जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल के रैमनेंट्स या अवशेष जिसको बोला जाता है, इट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ इस डायग्राम से अभी आप इतना ही देखें सिर्फ यहाँ पर कि प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स हैं, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। और ये ओव्यूलेशन की प्रोसेस है जिसमें कि ओवम जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ओवम के रिलीज़ होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो दिस वाज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ एन ओवरी। और ये बीच में जो पूरा इसका स्ट्रोमा है, बाहर एपिथेलियम। नाउ सी द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, secondary oocyte, it retains a bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। ओके, सेकेंडरी oocyte में क्या है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, कहाँ से आया हुआ, प्राइमरी oocyte का ही। ओके, अब ये क्या है, उसको डेवलपिंग oocyte के लिए ये न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। नाउ अब इस पोलर बॉडी का क्या हो रहा है, पोलर बॉडी जो है डिजनरेट हो जाती है, ये आगे डिवाइड नहीं होती है। एट प्रेजेंट जो है अभी वैसे भी पोलर बॉडी का कोई विशेष फंक्शन जो है इट इज़ नॉट सर्टन और इट इज़ नॉट येट नोन प्रॉपरली। अब क्या है कि जो टर्शियरी फॉलिकल है इट फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर। अभी मैंने आपको पीछे बताया था टर्शियरी फॉलिकल जो है जिसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होकर सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, पोलर बॉडी के वर्क का या फंक्शन का कुछ नहीं मालूम कि वेदर ये डिजनरेट्स और या वेदर ये फर्दर डिवाइड होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ सेकेंडरी oocyte को लेकर चलेंगे। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है जिसमें कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ द सेकेंडरी oocyte इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये आगे जाके इट चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल या जिसको कि हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब सेकेंडरी oocyte जो है इट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन अराउंड इट एंड इट इज़ कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा। ओके, सेकेंडरी oocyte अब क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक और लेयर का फॉर्मेशन अब सेकेंडरी oocyte के बाहर हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल के बाहर नहीं हो रही है ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। ये सेकेंडरी oocyte देखिए, ग्राफियन फॉलिकल वो बड़ा सा था, ठीक है, उसके अंदर वो जो टर्शियरी फॉलिकल था उसके बाद सेकेंडरी ये ग्राफियन फॉलिकल बना था। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल के बाहर जो है लेयर नहीं बनेगी, ये जो इसके अंदर ये जो है ये ओवम है या इसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। ठीक है, ये अपने बाहर एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पर ये आपको ये बाहर इसके एक लेयर का फॉर्मेशन है, इट इज़ कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन अराउंड इट विच इज़ कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा। अब क्या होगा कि जैसे ही जोना पेलुसिडा की लेयर बन जाएगी, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल नाउ रप्चर और क्या कर देगा, ये अपने अंदर से रिलीज़ कर देगा उस सेकेंडरी oocyte को जिसको कि हम ओवम कह रहे हैं। ओके,
जैसे ही ज़ोना पेलिसुडा की लेयर बन गई, उसने अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली। अब उसको ग्राफियन फॉलिकल के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ग्राफियन फॉलिकल को वो छोड़ने की कोशिश करेगा। नाउ ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर करता है और अब उसके अंदर से वो ग्राफियन ये जो सेकेंडरी oocyte है उसको वो निकाल देता है। तो इस तरीके से जो ओवरी से सेकेंडरी oocyte को निकालने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज ovulation. Got it? The Graafian follicle now ruptures and releases the secondary oocyte from the ovary by the process. It is called as ovulation. Right? सी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर है। ये आपके प्राइमरी फॉलिकल हैं, लेट प्राइमरी फॉलिकल, जिसने अपने बाहर जो और थीका की हमने बताया था कि फॉर्मेशन कर लेता है। सेकेंडरी फॉलिकल ये भी और ग्रैन्युलर सा की लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर उसके बाद जो है इंटरनल ये थीका की लेयर है, एक एक्सटर्ना और ये अंदर वाली जो है वो इंटरना। देखिए थीका की दो लेयर है, अंदर और बाहर वाली, तो एक्सटर्नल थीका एंड द इंटरनल थीका। और फिर ये एंट्रम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एंट्रम के फॉर्मेशन से ही हम उसको टर्शरी फॉलिकल कह रहे हैं, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल जो है इसमें सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी oocyte के बाद ये जो टर्शरी फॉलिकल है अब ये चेंज हो जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। ओके, ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर ये एंट्रम की लेयर भी दिखाई दे रही है, थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली जो है थीका इंटरना। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। और उसके बाद आप देखिए कि ये जो ओवम है सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर वाला जो है दिस इज़ द सेकेंडरी oocyte, ये उसका बीच का न्यूक्लियस है। इसके बाहर जो है ये एक लेयर बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ज़ोना पेलिसुडा की लेयर है। ओके, नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। So this is the development of the ovarian follicle. Now we'll see the next part, that is the menstrual cycle. So the reproductive cycle in the females, अब हम यहाँ primates, देखिए यहाँ estrous cycle नहीं है, यहाँ menstrual cycle है। तो किस में? प्राइमेट्स में, मंकीज़ हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अब मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगी। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है इट बिगिनस एट द प्यूबर्टी, और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड एज द मेनार्क। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज मेनार्क। Excuse me students, before starting with menstrual cycle, let us see this diagrammatic representation of the spermatogenesis and the oogenesis which is given below, and this figure is there in your textbook also, and this is very important। कई बार एग्जाम में सीधे सीधे यही स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis का पूछ लेते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इट इज़ नथिंग, जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताया है उसी पे ही है ये। यू कैन सी ओवर हियर कि एट प्यूबर्टी हम देखते हैं, ये यहाँ पर आपको ये डायग्राम जब याद करना है तो हर स्टेजेस के साथ इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और ये जो सब लिखा हुआ है, ऑल दिस रिटन पोर्शन ऑल्सो यू हैव टू लर्न। तो यू कैन सी ओवर हियर, वेरी फर्स्ट वी आर सेइंग दैट स्पर्मेटोगोनिया एट प्यूबर्टी, ठीक है। तो हम एक स्पर्मेटोगोनिया को लेकर चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इन द टेस्टिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में फर्स्ट माइटोसिस डिवीज़न या माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन टेक्स प्लेस, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर। अब देखिए यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया था, इसने 2 बनाए, 2 से 4 बनाए, अपने नंबर को इनने इंक्रीज़ किया। फिर हम एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को लेकर चल रहे हैं, जैसे यहाँ 4 थे तो हम एक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक में क्या हो गया? फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है वो हुआ, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से यहाँ पर वी हैव सीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर हम एक को लेकर चल रहे हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से यहाँ पर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में क्या हो गया कि स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया, दिस आर द 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। देन आफ्टर दैट स्पर्मेटिड्स का क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया इनटू द स्पर्मेटोजोआ। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, इसको अच्छे से आप लिख के याद करेंगे। सो कि दिस स्कीमेटिक जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे।
देखिए प्रोसेसेस हैं कि द स्पर्मेटिड्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स पे या स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं, ठीक है, जब ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स के जो हेड्स हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड है। फिर क्या होगा, ये वहाँ से रिलीज होते हैं, सर्टोली सेल्स को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, और दे लीव द सर्टोली सेल्स, क्योंकि उसके अंदर ये एम्बेडेड है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। जब ये पूरी तरीके से बन गए, दे लीव दिस एंड दे फाइनली दे आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जब ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। देखिए दो प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस एंड अदर इज द स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज जब होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ओके, so this was all with your gametogenesis part, that is the male reproductive, and the female reproductive जो organs थे उससे gametes का formation. Okay, now we will start with the menstrual cycle. Or hope students you understood this gametogenesis. Practice this, it is very important. Many a times this question is asked. Next part we will see in part 3. Thank you so much.